Hello students, in today's lecture number 4 on mass and weight for class 9, we shall first discuss the meaning of mass, then meaning of weight, and then we shall derive a relation between weight of an object at the surface of earth and at the surface of moon. So first we discuss mass. मास जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास क्या होता है? मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट. मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है. सपोज दिस इज वन बॉडी और ऑब्जेक्ट. ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप. इसके अंदर जितना मैटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं. अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी. सो मास क्या है? अमाउंट है. किसका अमाउंट? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड किसके अंदर होता है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट is known as its mass. क्या कहलाता है? इसका मास कहलाता है. स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. यदि हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम होता है. कई बार हम इसको ग्राम में भी मेजर करते हैं, लेकिन SI यूनिट इसका किलोग्राम होता है, kg. ठीक है, SI यूनिट किलोग्राम होता है. और ये कैसी क्वांटिटी है? कि स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, और ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है. टाइम या प्लेस टू प्लेस एक जगह पर या दूसरी जगह पर जाने पर ऑब्जेक्ट के चेंज नहीं होता है. और ये जो अमाउंट ऑफ मैटर है किसी बॉडी के अंदर जो रहता है, ये चेंज नहीं होता है. ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी. इसको हम क्या कह दिए? दैट इज मास ऑफ बॉडी डज नॉट change with time or from place to place. एक जगह से दूसरी जगह जाने पर या समय के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. इट मीन्स मास remains same or constant throughout the universe. पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है. किसी भी जगह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाओ, उसका मास वही रहेगा. ठीक है, कोई भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको अर्थ सरफेस पर रखें तो इसका मास स्मॉल m है. मून पर ले जाएं तब भी इसका मास यही रहेगा. जुपिटर पर ले जाएं तब भी इसका मास यही रहेगा. किसी भी जगह ले जाइए और किसी भी समय मेजर कीजिए. 2018 में जितना मास था 2019 में भी यही होगा, 2080 में भी यही मास होगा. समय के साथ भी नहीं बदलेगा. और ये प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होता है. और जो मास होता है, मास ऑलरेडी हम इस पहले वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि मास क्या होता है. मास ऑफ ए बॉडी इज नथिंग बट इट इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी. मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन बॉडी. किसी भी बॉडी के इनर्शिया का मेजरमेंट मास से होता है. हम कहते थे कि मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया. ये बात हमने ऑलरेडी की थी. लेस मास लेस इनर्शिया. जितना ज़्यादा मास होगा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम मास होगा
इनर्शिया भी उतना ही कम होता है। ये बात हमने ऑलरेडी की थी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, डिफरेंट बॉडीज के जो मास होंगे वो डिफरेंट होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 2 3 डिफरेंट बॉडीज हैं ये, तो इनके मासेज भी जो है डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बॉडीज के मास जो है सेम हो भी सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो मास है उसको किससे मेजर किया जाता है? एक पेन बैलेंस से मेजर किया जाता है। मास को पेन बैलेंस से मेजर किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी मैं बात करता हूँ वेट की। वेट क्या होता है? वेट जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स विद विच, ये कौन सा फोर्स है? विद विच एन ऑब्जेक्ट इज, an object, it is the force with which an object or a body is pulled towards, the center of, earth, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को पुल किया जाता है वो उसका वेट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। तो वेट W बराबर होता है, वेट बराबर होता है फोर्स, और ये फोर्स हो गया क्या? फोर्स जिसको F कह सकते हो, यानी वेट को W कह सकते हो, मतलब फोर्स ही W होता है, या फिर कहें W ही फोर्स होता है। और ये जो फोर्स है ये आप जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी W बराबर क्या आ जाएगा? mg होता है। W बराबर mg, यानी किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मास को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा? हमें वेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वेट मिल जाएगा। W बराबर m इंटू जी। ये वेट का फॉर्मूला हो गया किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वेट आ गया ये। अब जैसे हम बात करें कि SI यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, जैसे SI यूनिट ऑफ मास हमने पढ़ा, वैसे ही SI यूनिट ऑफ वेट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ वेट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, जिसको आप कैपिटल N से लिखते हैं। जो फोर्स का यूनिट होता है वही वेट का यूनिट होता है। जैसे हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास है 1 किलोग्राम। कितना है मास? 1 किलोग्राम। तो इसका वेट जो होगा, वेट क्या होगा? mg होगा। mg का मतलब 1, m की जगह तो 1 किलोग्राम, ठीक है, और ये वेट 1 किलोग्राम वेट लिखें, या फिर लिखें इसको 1 kg, और g की जगह लिखें 9.8, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन। क्या लिख सकते हैं? 9.8 न्यूटन। तो या तो कहो आप 1 किलोग्राम वेट, या फिर कहें 9.8 न्यूटन, एक ही बात होती है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। कई बुक्स में कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए 1 किलोग्राम वेट को 10 न्यूटन भी कंसीडर किया गया है। 10 न्यूटन भी कंसीडर किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब वेट को मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। किससे मेजर किया जाता है? वेट इज मेजर्ड विद स्प्रिंग बैलेंस। वेट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से इसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है वेट जैसे मास जो होता है ना बेटा, मास जो है प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता था, टाइम के साथ वेरी नहीं करता था, लेकिन वेट जो है वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह पर अलग अलग वेट होगा। क्यों होगा ऐसा? प्लेस टू प्लेस, एंड also it varies with time। ये टाइम के साथ भी वेरी करता है। देखिए वेट क्यों प्लेस टू प्लेस वेरी करता है,
क्योंकि वेट डिपेंड करता है किस पर, वेट का फॉर्मूला हमने लिखा था mg, यानी वेट डिपेंड करता है किस पर, वेट डिपेंड्स ऑन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन लिखा है बेटा ये मैंने शॉर्ट में, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। और जब प्लेस टू प्लेस की बात करेंगे, अलग अलग जगह पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग अलग होगा, इसलिए वेट भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, यदि हम बात करें सेंटर ऑफ अर्थ पर, सेंटर ऑफ अर्थ पर यदि हम देखें तो जो वेट है वो जीरो हो जाएगा, वेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ये अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है अपने पोल्स पर जो है कंप्लीट स्फीयर नहीं है, कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। मैंने आपको कहा था कि ये सेंटर है, यहाँ पर इसका रेडियस जो है ज़्यादा होता है इक्वेटर पर, पोल्स पर रेडियस कम होता है, पोल्स पर रेडियस कम होता है। ठीक है, पोल्स पर। अब जी का वैल्यू कहाँ ज़्यादा होता है, जी का वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर कम होता है। तो वेट को ही ऑब्जेक्ट का वेट की यदि हम बात करें तो वेट कहाँ ज़्यादा होगा, पोल्स पर ज़्यादा होगा और इक्वेटर पर वेट कम होगा। समझ गए बात को, इक्वेटर पर वेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इक्वेटर पर जी का वैल्यू कम होता है और पोल्स पर जी का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए वेट जो है ऑब्जेक्ट का इक्वेटर पर कम होगा, पोल्स पर ज़्यादा होगा। सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या सिचुएशन होती है, सेंटर ऑफ अर्थ पर जी का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए सेंटर ऑफ अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है जीरो होगा, ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, जीरो होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंसेज के बारे में मैं लिखना चाहूँ, मास एक तरफ लें और एक तरफ वेट ले लें, इनके कुछ डिफरेंसेज यदि हम लिखना चाहें, मास और वेट के बीच में डिफरेंस यदि लिखना चाहें तो नंबर वन, ये तो क्या है, मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये वेट क्या है, ये वेट क्या है, फोर्स है, फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जिस फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को पुल किया जाता है वो वेट कहलाता है। ठीक है, और जबकि मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मास की दूसरी प्रॉपर्टी यदि हम बात करें, मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर इन यूनिवर्स, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट का मास यूनिवर्स में सभी जगह सेम रहता है। जबकि वेट की बात करें तो वेट जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, वेट वेरीज प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पर वेट अलग अलग होता है। क्यों, मैंने आपको बताया अलग अलग जगह पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होता है, इसलिए ऐसा होता है। मास की यदि हम बात करें, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास कैन नॉट बी जीरो, जबकि वेट जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है, कैन बी इक्वल टू जीरो, वेट जीरो हो सकता है, वेट कैन बी जीरो। ठीक है, लेकिन मास जीरो नहीं हो सकता। और नेक्स्ट बात करें तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि वेट जो है, वेट कैसी क्वांटिटी है, फोर्स है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और जबकि वेट की यूनिट क्या है, वेट की यूनिट है न्यूटन, क्या है, न्यूटन, जिसको आप कैपिटल एन लिखते हो। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं मास और वेट के बीच जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ मून, अर्थ सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट के वेट का 1/6 होता है। हम बात करना चाहेंगे, प्रूव करना चाहेंगे, प्रूव दैट क्वेश्चन आता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो मून सरफेस पर 1/6 होता है। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है।
ठीक है। जब इसको अर्थ सरफेस पर रखा गया, ये अर्थ है, अर्थ का अपना मास है कैपिटल एम और इस ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल स्मॉल एम। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर इसी ऑब्जेक्ट को ले जाया गया कहाँ पर, मून पर ले जाया गया। ये ऑब्जेक्ट कहाँ ले गए, मून पर ले गए। ये मून सरफेस है, मान लीजिए ये मून है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का वेट डब्लू मून है और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का वेट डब्लू अर्थ है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन हमें निकालना है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एट द सरफेस ऑफ मून। लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन नोट कर सकते हो। क्या क्वेश्चन आता है, रिलेशन टॉपिक में लिख सकता हूँ, रिलेशन, इसी को क्वेश्चन के रूप में आप लिख लेना। रिलेशन बिटवीन weight of an object at surface of earth and moon। सरफेस ऑफ अर्थ और मून पर जो वेट है ऑब्जेक्ट का, उनके बीच क्या रिलेशन है, ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को कंसीडर कर सकते हैं आप, यही क्वेश्चन के रूप में आता है। रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून। रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून, यानी इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है। इसे हम प्रूव करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वेट किसके बराबर है, वेट बराबर है फोर्स के। सिंस डब्लू वेट डब्लू बराबर है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, ठीक है। तो यहाँ जो वेट होगा अर्थ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो कितना होगा, कैपिटल जी, m1 मतलब कैपिटल M, m2 मतलब स्मॉल m, अपॉन डिस्टेंस कितनी, इस अर्थ की रेडियस के बराबर हम डिस्टेंस ले लेंगे r²। ये अर्थ की रेडियस है, ठीक है, अर्थ की रेडियस है। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ। क्या कंसीडर कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ। यहीं इसी ऑब्जेक्ट का यदि मून सरफेस पर वेट देखें, मून सरफेस पर यदि वेट देखें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, m1 मतलब मून का मास, ये मून का मास है, ठीक है, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट m ही रहेगा, अपॉन रेडियस किसका आएगा, मून का आएगा। भाई मून के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का साइज काफी कम है, तो डिस्टेंस मून की रेडियस के बराबर लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अर्थ की रेडियस के बराबर हमने इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लिया, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 हमने दो इक्वेशंस यहाँ पर निकाली हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 बी में राइट, डिवाइड करें तो डब्लू मून डिवाइडेड बाय डब्लू अर्थ, यही होगा ना बेटा। भाई ये डब्लू मून और ये डब्लू अर्थ से डिवाइड कर रहे हैं, तो डब्लू मून कितना है, जी एम मून, मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय आर मून स्क्वायर, मून सरफेस, मून का रेडियस का स्क्वायर हो गया। अब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, अर्थ के लिए ये है, एम अर्थ पर मास है, अर्थ का मास, एम ऑब्जेक्ट का मास है, डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे ये किसका है, अर्थ का मास है, ठीक है, ये कैपिटल है। तो देखिए अब यहाँ से कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, डब्लू मून को मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है, और अर्थ को मैं ई लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। यहाँ ऊपर क्या बचा, मून अपॉन आर एम स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, ये आया। इसको और सॉल्व करें तो डब्लू एम अपॉन डब्लू एम अपॉन डब्लू ई बराबर आ जाएगा किसके, ये मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, एक तो ये आ गया, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, स्क्वायर है ये, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ मून
मास ऑफ मून कितना होता है, ये पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। मास रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इतना होता है। ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, मीटर। वही मून की यदि हम बात करें तो मून का जो मास है, मास ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली होता है 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। मास ऑफ मून ज्यादा है अर्थ से, सॉरी मास ऑफ अर्थ ही ज्यादा है क्योंकि ये 24 है और ये 22 ही है मात्र। रेडियस ऑफ मून की यदि हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.74 इंटू 10⁻6। तो ऑब्वियसली अर्थ का मास ज्यादा है, मून का मास कम है, अर्थ की रेडियस ज्यादा है, मून की रेडियस कम है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रखे हम। मास ऑफ मून कितना 7.36 इंटू 10⁻22 kg, और मास ऑफ अर्थ कितना 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6.4 इंटू 10⁻6, और रेडियस ऑफ मून कितना 74 इंटू 10⁻6, और ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 24 ऊपर जाएगा तो -2 आएगा। तो 7.36 इंटू 6.4 इंटू 6.4 होल स्क्वायर है ना, और नीचे 6 इंटू 1.74 इंटू 1.74, ये हो गया होल स्क्वायर, और ये 24 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 आएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 0.165। कितनी आएगी 0.165, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/6। इसका मतलब W वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ मून और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका जो रेशो आएगा लगभग 1/6 आएगा। इसका मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कम हो जाएगा। मून सरफेस पर वेट कम हो जाएगा, कितना 6 टाइम्स, 1/6 से कम हो जाएगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो मून सरफेस पर एस्ट्रोनॉट उतरते हैं वो अपने बैग में कुछ थोड़ा सा वजन बढ़ाने के लिए बैग में एक बैग टांग के रखते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर देंगे बेटा, इसको आप कैलकुलेट करके ये 1/6 यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरीके से रिलेशन भी निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ तक इस चैप्टर का ये थियोरेटिकल डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब आगे हम इस नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, इससे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।